and news and events take नमस्कार, आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। और भारत ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार भारत उसमें उपलब्धियां हासिल कर रहा है। देश में मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है, वहीं मरीजों का जो रिकवरी रेट है वो भी अब हम जान सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है। देश में कोविड-19 से लोगों के ठीक होने के साथ ही संक्रमण से उबरने की जो राष्ट्रीय दर है वो भी बढ़कर 93% हो गई। इस समय जो उपचार जिन मरीजों का चल रहा है उनकी संख्या की अगर तुलना की जाए तो स्वस्थ लोगों की संख्या अधिक है। यानी कि कोविड-19 के खिलाफ जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री द्वारा आह्वान किया गया, देश एकजुट होकर साथ खड़ा हुआ है, तो नए नए कीर्तिमान हम स्थापित कर रहे हैं, रोज नई उपलब्धियां हो रही हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे आत्मनिर्भर भारत में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी प्रीति। Thank you, Anchal. Yes, when we talk of the fight against COVID-19, the government is working under a systematic strategy against corona. As a result, there is continuous improvement in the recovery rate, while fatality rate is dropping continuously with each passing day. And according to the Ministry of Health and Family Welfare, more than 47,000 people have recovered from the COVID-19 virus in the last 24 hours in the country. And after which, the recovery rate in the country has increased to 93.09%. Impressive, that is, the death rate in the country has come down to 1.47%. We'll talk more about this all through the show. We'll also be joined by guests in the studio. Where are we standing in the fight against COVID-19 and what is the road ahead? We'll talk about it with the guests. और अगर अभी ताज़ा स्थिति की बात करें तो कोरोना के खिलाफ जो सरकार की व्यवस्थित रणनीति है उसके तहत काम हो रहा है, जिसके नतीजे सामने आ रहे हैं। तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक अगर हम अभी के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में अब तक 82,05,728 लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं, जबकि देश में इस समय अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो 4,79,216 एक्टिव केस हैं। रिकवरी रेट जिस तरह से प्रीति ने बताया वो 93.09% हो गया और मृत्यु दर लगातार उसमें गिरावट हो रही है 1.47%। तो लगातार हम देख रहे हैं कि इस मोर्चे पर खासतौर पर टेस्टिंग, ट्रेसिंग और रिकवरी के दर पर उल्लेखनीय प्रगति। Also, the Ministry of Health and Family Welfare has said that India has continued to witness a decline in the average new cases for the last 5 weeks. The country has reported an average of 45,295 cases in the second week of November as comparison to 73,154 cases which were earlier reported in the first week of October. बिल्कुल। और अगर हम ICMR की बात करें प्रीति, तो भारत में कोरोना के खिलाफ जो हम टेस्टिंग का लगातार जिक्र कर रहे हैं, कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। ICMR के मुताबिक शनिवार यानी कि अगर हम कल तक की बात करें तो देश में कोरोना वायरस के कुल 12,48,36,819 सैंपल टेस्ट किए गए। शनिवार को कुल 8,05,580 के आसपास सैंपल्स टेस्ट किए गए। यानी कि टेस्टिंग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और टेस्टिंग का मतलब आप समझिए, अगर आप टेस्टिंग हमारी बढ़ती है तो हम समझ सकते हैं कि किस तरह से किस लेवल पर काम हो रहा है ताकि हम कोरोना के खिलाफ जंग को लड़ पाएं। एक बार फिर से आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ जो जंग हम लड़ रहे हैं उसकी ताज़ा जो अपडेट है वो हम आपको बता दें कि देश में अब तक 82,05,728 लोग रिकवर हो चुके हैं और देश में अब तक जो हम अगर अभी एक्टिव केसेस की बात करें तो वो 4,79,216 एक्टिव केस हैं। रिकवरी रेट करीबन जो है वो 93% से भी ज़्यादा है। और ये जो रिकवरी रेट है हम मान सकते हैं कई ऐसे देश हैं अगर हम उनसे भारत की तुलना करें तो भारत काफी उल्लेखनीय प्रगति पर है। तो आइए when we talk of this progress in the field of fight against COVID-19, then it would be apt to remind our viewers about the initial days when COVID was found in the country and we were short of PPE kits, we were short of testing facilities, and over the years, as time and again Prime Minister has highlighted how every crisis has to be made into an opportunity, and today here we are wherein we have sort of become self-reliant in testing, and that is what has given more strength to our fight against COVID-19. We will be talking more about it with guests in the studio. We are joined in by Dr. V.K. Paul. He's member of Niti Aayog, and we're joined in by Dr. Randeep Guleria. He is
Director, AIMS, New Delhi. Both of us are virtually joining us. Thank you so much, both of you, for joining us this afternoon on Atmanirbhar Bharat. Dr. Paul, when we talk of the fight against COVID-19, we began the show by talking of the initial days when COVID was detected in the country, where we were short of resources, where we were facing difficult times. But today, here we are, wherein the recovery rate is close to 93.09%. Very impressive when we talk of other countries in comparison to the fight against COVID-19, the fight which has been put in by the other countries. So I would want you to begin with your opening comments on where are we standing right now, how has been our journey when we talk of fight against COVID-19? I think the country has done very well in containing the disease, in making sure that the fatality rate, the mortality rate does not become excessive, that our health system in terms of hospital and facilities is not overwhelmed. I think this is remarkable given the size of our country, given the complexity of our country, and given the huge population of our country. And as you correctly said, this fight has been through graded response, systematic response, incremental response, and very responsive approach that has been taken as the pandemic evolved, from instituting massive travel restrictions and containment in the early phase, followed by lockdown, which gave us time to prepare, have all-round preparedness ensured across the country, to which you referred. And then overall, as you know, it is very heartening that we have less than 5 lakh cases that are active cases today, which is very heartening that overall the pandemic curve has started to decline from a 98,000 close to 98,000 cases per day. We are now witnessing clearly a situation which is less than 45,000 cases per day. It's remarkable. Yes, there are challenges. One such challenge is in the Union Territory of Delhi, where we have a situation where the cases are rising. But overall, this has been a very, very Atmanirbhar approach to pandemic control, and we are in reasonable situation. And compared to many other nations, I think we have been very fortunate, thanks to the leadership, thanks to the people, and thanks to the entire government and non-government effort that has gone into it. बिल्कुल, और एक जो हम कह सकते हैं धन्यवाद पॉल साहब वो जाता है कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स को। रणदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणदीप जी, सबसे अहम बात है कि हम आत्मनिर्भरता के इस शो में तमाम उन पहलुओं पर चर्चा करते हैं जहां पर हम आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ते हैं। ऐसे में कोविड-19 का अगर मैं जिक्र करूं तो टेस्टिंग को लेकर अब जो भारत की स्थिति है वो अपने आप में उसमें उल्लेखनीय प्रगति हुई है। क्या मानते हैं आप, कितना अहम ये है, और ख़ास तौर पर तब जब हम इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त है कि पूरा देश साथ खड़ा हुआ है और इसके खिलाफ जंग हम ज़रूर जीतेंगे? बिल्कुल, आपने सही कहा, इसके साथ जंग हम ज़रूर जीतेंगे। और अगर हम देखें तो इस एक जंग को जीतने के लिए एक सबसे बड़ा जो एक स्टेप है वो टेस्टिंग का है। और जब ये कोविड-19 हमारे देश में आया और ये एक नया वायरस था, इसके लिए कोई टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी, तो बहुत गिने चुने लैब्स थे ICMR के जो इस वायरस के अगेंस्ट टेस्टिंग करके हमें ये बता सकता था कि इस व्यक्ति को कोविड-19 इन्फेक्शन है या नहीं है। उस स्थिति से लेके जहाँ पे हमारे पास कुछ ही लैब्स थे और किट्स बाहर से आते थे, अब ऐसी स्थिति है कि हमारे लैब्स जो हैं 2000 से ज़्यादा हो गए हैं जो RT-PCR कर सकते हैं। आपने जैसे बताया कि हमारी टेस्टिंग दिन बर दिन बढ़ी जा रही है। हम अब भी टेस्ट अपने लैब्स नए खोल रहे हैं, नए टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज और नए टेस्टिंग मेथड्स जो इंडिया में अवेलेबल हैं, जैसे एक IGIB ने और टाटा वालों ने एक नया क्रिस्पर मेथड से टेस्टिंग की बनाया है, और अपने जो रैपिड एंटीजन किट्स हैं खुद भारत में बनने शुरू हो गए हैं। तो एक बड़ी छोटे से लैब से और बड़े कम टेस्ट जो कुछ हज़ारों में थे वहाँ से शुरू करके अब हम ऐसी स्थिति में पहुँचे हैं कि हमारे पास जो किट्स हैं वो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और किट्स की ना कोई कमी है। हमारे सब लैब्स में किट्स अवेलेबल है, टेस्ट जो हैं वो ऑन डिमांड हो सकते हैं, और भारत के हर एक क्षेत्र में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो चाहे छोटे गाँव हो, वहाँ टेस्टिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। मोबाइल वैन्स तक भारत में बनी है जो जगह जगह जाके टेस्टिंग कर सकती हैं। तो टेस्टिंग जो एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एक मैकेनिज्म है इस पूरे पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए,
वो भारत ने अपने आप उसको शुरू किया और हम आत्मनिर्भर हो गए हैं कि हम अब खुद टेस्ट भी कर सकते हैं और हमारी कैपेसिटी इतनी बढ़ गई है कि आगे के लिए भी ये बहुत ज़्यादा कामयाब रहेगी कि कोई भी नया वायरल इन्फेक्शन आएगा तो हमारी ये सारी लैब्स रेडी हैं कि हम आगे के लिए भी किसी भी आउटब्रेक के लिए टेस्टिंग फैसिलिटी पूरे देश में एक जाल फैला हुआ है जो हम कर सकते हैं। All right, Dr. Guleria, are we, you're talking of self-reliance in testing and how it would, set standards for future as well. But then, when we talk of where are we placed in the fight against COVID-19, we've seen how most of the countries, in the world are still battling with the virus through the second wave, the third wave. Developed countries, in fact, have fallen, the biggest praise to the virus. I would want you to talk more about, say, what has been the turning point in our fight against COVID-19? Testing, self-reliance in testing being ramped up. Was it that, or as a frontline warrior yourself, I would want you to talk more about what was the turning point in our fight against COVID-19. So I think this was a multi-pronged approach which the government took head on. Yes. They formed various committees. It was led from the very front by the Prime Minister himself, and the Prime Minister's office formed various committees. The Ministry of Health and other organizations got together, and they had this multi-pronged attack that we have to fight this virus. So testing was one strategy. The other strategy was getting our healthcare workers ready to manage these patients, getting facilities ready. So during the lockdown, a lot of work was done to have COVID care centers, COVID hospitals, COVID ICUs, which were dedicated to COVID patients. And we did not have a situation which was seen in Europe, and which is still being seen in some parts of Europe, that they're running out of beds and they're having to shift patients from one country to the other, or ICU beds were not available. So we had made facilities for whether it be oxygen points, whether it be ventilators, and this was started, and then the realization came that we may not be able to get a lot of these equipment from outside, whether it be PPE, N95 masks or ventilators. So again, there was a lot of incentive and push, and all these things were made in India itself. So that was one part of the overall strategy. The other strategy was communication, getting everyone in the community to be involved as a part of the fight against the virus, because the pandemic has to be fought at multiple levels. It's not only hospitals, it's not only testing, it's also involvement of the public. People have to understand their responsibility. And by doing all of that, I think we were able to really flatten the curve and bring it down without having a huge mortality. India has been very lucky that we were able to manage things in a way that the response was in such a manner that we were able to contain these and prevent a spike. If you look at how cases have spiked in various parts of the country, the spike has been huge in terms of number of cases per million population. That did not happen in India. We did have increasing cases, but it was a slow rise, and that was manageable. And gradually we learned, as things progressed, we learned about treatment, we learned how to treat these patients better. We started what was known as home isolation, and a lot of other strategies came along the way as we progressed and started learning not only from our own experience, but from experience at a global level. I think that has made a huge difference. Our treatment strategy has now improved, our mortality has now come down, we have facilities available, and like we said, testing is also available. So a multi-pronged approach with support from the leadership and the political will, I think, made a huge difference in our fight against COVID-19. बिल्कुल, और इसी लड़ाई के एक प्रमुख सिपाही का अगर मैं जिक्र करूँ पॉल साहब, तो लगातार ये सवाल अक्सर आपसे, गुलेरिया साहब से पूछा जाता है वैक्सीन को लेकर, जिसकी उम्मीद पूरा विश्व कर रहा है। ऐसे में कई सवाल मन में उठते हैं, अगर वैक्सीन जब आएगी उसका वितरण कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। जिस तरह से मैंने कई जगह पढ़ा कि डिजिटल तरीके से उसका वितरण किया जाएगा, लेकिन तमाम अगर मोर्चों की बात की जाए तो भारत भी वैक्सीन के लिहाज से, जिस तरह से अभी हमने देखा कि आत्मनिर्भर 3.0 में वैक्सीन के लिए भी जो है वो बजट आवंटित किया गया है, कितना अहम आप मानते हैं, और खास तौर पर लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए काफी अहम है? क्योंकि वैक्सीन कहीं भी इजाद भी कहीं हो, वो भारत में ही बनेंगे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है। और भारत खुद भी जो वैक्सीन बना रहे हैं वो कैंडिडेट वैक्सीन भी जो है आगे चल। लेकिन मैं एक बात को जोड़ना चाहूँगा जो पहले
आपने बात करी और डॉक्टर गुलेरिया ने एम्फेसाइज किया कि आत्मनिर्भर भारत में वैक्सीन के पहले जो 4 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं उनको मैं मुखरित करना चाहूँगा। वेंटिलेटर की बात करिए, ये कोई आम टेक्नोलॉजी नहीं है, मैं इसके ऊपर आना चाहता हूँ वापस, क्योंकि जैसे दिखाया गया, देश ने करके दिखाया, आत्मनिर्भर बन के दिखाया, वो एक बहुत बड़ी बात है। और उसमें मैं अगर आंकड़ों पे जाऊं, जब प्री कोविड टाइम पे सिर्फ 3 मैन्युफैक्चरर थे बनाने वाले, आज हमारे 25 कंपनी जो है वो बना रही है। प्री कोविड टाइम पे 10,000 की कैपेसिटी थी हमारे बनाने की, आज हमारी कैपेसिटी 2 लाख वेंटिलेटर पर एनम पर साल बनाने की कैपेसिटी है। और सिस्टम में 16,000 वेंटिलेटर की बजाय अब 50,000 से भी ज़्यादा वेंटिलेटर अवेलेबल है। एक आम बात नहीं है ये, वेंटिलेटर एक बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन होती है। पीपीई की तरफ आए तो हम 0 पीपीई बनाते थे, आज हम 1 मिलियन 10 लाख पीपीई पर डे बनाते हैं, और ये हमारी ज़रूरत जितनी है उससे काफ़ी ज़्यादा है। अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और आगे अगर N95 मास्क की बात करें तो आज हम 5 लाख N95 मास्क जो है वो हर दिन बनाते हैं, और 3,000 से भी ज़्यादा कंपनीज हैं जो कि N95 बनाती हैं। जब शुरू हुआ तो सिर्फ 3 लोग थे। इसके भी एक और महत्वपूर्ण बात है जो कि हमें ये दर्शाती है कि हाईटेक एरिया में भी, इनको चलो मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि ये आसान टेक्नोलॉजी, वेंटिलेटर तो खैर नहीं, लेकिन N95 पीपी को हाईटेक एरिया है हमारा डायग्नोस्टिक का। जो टेस्ट है करने के कोविड-19 के लिए, वो चाहे RT-PCR टेस्ट हो, चाहे एंटीजन टेस्ट हो या एंटीबॉडी टेस्ट हो, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि ICMR ने लगभग 190 से ज़्यादा टेस्टों को अप्रूव किया। उनमें से 105 टेस्ट भारतीय कंपनियों के हैं। 105 टेस्ट जो हैं वो देश बना रहा है 0 से, और उसमें भी इतनी कैपेसिटी है RT-PCR की हम 40 मिलियन 4 करोड़ टेस्ट करने की क्षमता रखते हैं। ये कोई आम बात नहीं है, और ये क्षमता हमारी देश के लिए ही नहीं, सारी दुनिया के लिए भी, बाकियों के लिए भी ये क्षमता बनी है। तो आत्मनिर्भरता का इससे बड़ा एग्जाम्पल, अगर तेज गति से जो आत्मनिर्भरता लाएगी कोविड के क्षेत्र में, ये एक बिल्कुल अजूबा है। और ये भी दर्शाता है कि जब देश इस तरह से जुड़ जाता है अपनी ज़रूरत और दुनिया की ज़रूरत पूरा करने के लिए, तो वो पीछे नहीं रहता है। जहाँ वैक्सीन की बात आ रही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो जो फ्रंट लाइन टेक्नोलॉजी है उसमें कम से कम 5 वैक्सीन जो हैं अब देश में टेस्ट की स्टेज में हैं, और हमें बहुत उम्मीद है कि एक इफेक्टिव वैक्सीन, देश का वैक्सीन जल्दी ही आएगा, और इसमें पूरी तरह से काम हो रहा है। Yes, sir, you've enlisted the numbers for us, and you've told us how how self-reliant have we become till now when we talk of the fight in the COVID-19. But I would want you to also let us know that the road till here would not have been easy. What were the challenges? What were the roadblocks? What were the hindrances which you had to face? I think the main hindrance has been making sure that people conform to COVID appropriate COVID safe behavior. I think उस डायरेक्शन में हमें और मेहनत की ज़रूरत आज भी है, पहले भी थी, और अगर हम उसमें गति लेके आते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो कर्व अब नीचे आना शुरू हो गया है देश में, इसको बिल्कुल ही नीचे लेके आ सकते हैं अगले 2 महीनों में। ये हमारे हाथ में है। उसमें जब लॉकडाउन हुआ, प्रधानमंत्री जी ने जब एक कॉल दिया कि आप 2 गज की दूरी रखेंगे, मास्क पहनेंगे, अपने उम्र वाले लोगों का ख्याल रखेंगे, हाथ साफ रखेंगे, उस टाइम पे बहुत प्रभाव पड़ा, और उसकी वजह से पैंडेमिक एकदम हमारे कंट्रोल में आ गई, और ये सब तैयारी का हमें मौका मिला, और लाखों जानें बच गई। ये सिर्फ तैयारी की बात नहीं है, लाखों जानें बची हैं इस वजह से कि हमने उस टाइम पे एक बड़ा फैसला लिया। मुश्किल का फैसला था, आसान फैसला नहीं था, कॉस्ट भी रही, लेकिन जानें बची हैं, ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद जब खुला है तो किसी हद तक हमने अपना संयम जो था वो हमने खोया और कम संयम प्रकट किया एज अ सोसाइटी, और उसका नुकसान भी हुआ है, और आगे भी नुकसान होगा अगर हम उसमें संयम और बरतेंगे, अपने आप को बचाएंगे इन चीज़ों से, दूसरों के लिए करेंगे, अपने लिए करेंगे,
सोसाइटी के लिए करेंगे, ऐसे बिहेवियर दिखाएंगे तो हम पेंडेमिक को कंट्रोल करने में सफल होंगे। मैं समझता हूँ कि आज अगर आप सोचें तो सबसे बड़ी चुनौती ये है, क्योंकि अगर हम अपनी इस मेहनत को बिल्कुल ऊपर ले जाएं तो इन केसेस को आधा होना जो है वो अगले हफ्ते तक आधे केसेस हो जाएंगे। इतना हम मेहनत इकट्ठे कर सकते हैं। लेकिन ये भी सही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी खुलनी चाहिए, मिलना है, लेकिन जो इंडिविजुअल का संयम है, जो मैं संयम बरत सकता हूँ, क्या वो मैं अपनी इस देश प्रेम की भावना को अपने बिहेवियर में, बर्ताव में प्रकट कर सकता हूँ। मैं समझूंगा कि मैं इसके लिए अपील भी करना चाहूँगा और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। Yes. All right, I will take this forward to Dr. Guleria. Dr. Guleria, when the pandemic began in the country, there was hesitation, there was fear, there was skepticism among the people. Now that we are putting impressive recovery rate, almost 93.09%. It is indeed a massive figure. So would you say, or being a health professional yourself, would you say that somewhere there is laxity which is being witnessed in the people right now when we talk of their attitude against the pandemic? The Prime Minister also has repeatedly talked of that there should be no delay in the fight against COVID-19. But do you witness some sort of laxity or a laid back approach, attitude in the people? Definitely. I think although our recovery rate is remarkable and is very good, and it's taken a lot of effort to reach this level, we should also remember that we can lose all of these gains just by being little lax. And that is why we have to still understand and see what's happening globally. In various countries where things were not good, they were not having a disciplined behavior in the population, the virus came back. The virus is looking for an opportunity to come back in a big way. And if we allow the virus to spread in our community, if we have large crowds, if we have people not wearing masks, if people are not maintaining distance, then the virus will spread quickly. And we just need a few super spreading events, as we saw happen in the early days in South Korea. And there can be a huge increase in the number of cases, and all the gains that we've done, all the efforts that we've done will actually then really come to naught. Therefore, I think it's very important for us to understand. And if we look at other countries, especially Southeast Asia, countries like Vietnam, Cambodia, or Taiwan, because of a disciplined behavior in terms of distance, in terms of wearing masks, they have not seen a rise in number of cases, unlike what Europe has seen. Therefore, we have to really continue our fight against COVID-19. This is not the time to say that we have the war is over. The war is still on. We have to understand that there are still people who are dying. There are still hospitals which are admitting patients with COVID-19. The recovery rate is good, but that doesn't mean that it's zero. There's zero mortality. There are people who are still having what we call long COVID, suffering even after recovering from COVID. And therefore, we have to take all efforts to bring the number of cases down, to save lives. And to do that, every person, every citizen has to have a disciplined behavior. Because of the fact that we are going into a little bit of COVID fatigue, it's been now 9 months of the pandemic, and people are getting a little frustrated because of the restriction. The whole pattern of life has changed from what it was in the pre-COVID era. I can understand that, but they have to be a little bit more patient, because I think once we are over the next 2 to 3 months, we will really reach a situation that the number of cases will become less. We will have a better recovery, and also the vaccine would be there. All of this will make a huge difference. So I think it's just getting over these winter months that is crucial for our country, and all of us need to really be actively involved in trying to make sure that this curve which is going down continues to go down, and we are able to protect our own citizens, save lives, and really come back to the economy becoming normal. डॉक्टर गुलेरिया, जिस तरह से हम कई यूरोपीय देशों में देख रहे हैं कि वहाँ पर हम एक थर्ड वेव मान सकते हैं कोरोना की, क्या भारत में भी ऐसी कोई स्थिति बनने के आसार हो सकते हैं, ख़ास तौर पर क्योंकि जिस तरह से हम जान रहे हैं कि आने वाले समय में अभी ठंड आने वाली है, और इसका भी जिक्र लगातार हेल्थ प्रोफेशनल्स द्वारा किया गया है कि इसमें सतर्कता, सहभागिता और सजगता की बेहद ज़रूरत है, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे। बिल्कुल, अगर हम देखें तो कोरोना जो है ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है, और रेस्पिरेटरी वायरसेस जैसे कोरोना है या इन्फ्लुएंजा है, वो जो है सर्दियों के मौसम में उनके केसेस बढ़ते हैं। वायरल रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस हवा में ज़्यादा टाइम रहते हैं,
उनकी वो स्प्रेड करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लोग इंडोर ज़्यादा रहते हैं, वेंटिलेशन कम होती है। इसलिए इस मौसम में, सर्दियों के मौसम में ये लाजमी है कि केसेस बढ़ेंगे, लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि हम इसको ना होने दें। और इसके लिए ये सब कुछ हमारे हाथ में है कि अगर हम मास्क लगा के रखें, लोगों से दूरी रखें, बाहर क्राउड्स ना होने दें, अगर बाहर जाना है तो जब ज़रूरी हो तभी जाएं, स्पेशली जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो बाहर अवॉइड करें। और हम ये देख रहे हैं कि भारत के कई हिस्से हैं जहाँ पे पोल्यूशन लेवल्स भी ज़्यादा हैं, और पोल्यूशन के साथ और ठंड के साथ कोविड के केसेस भी बढ़ते हैं, सिवियरिटी भी बढ़ती है। तो ये अगले 2-3 महीने हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं कि हम इसके लिए पूरा सब लोग मिलके काम करें कि हम केसेस को बढ़ने नहीं देंगे। हम आगे आके अपनी टेस्टिंग भी कराएंगे, आइसोलेशन की ज़रूरत है आइसोलेट भी करेंगे, और क्राउड्स को अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि ऐसे क्राउड सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स बन सकते हैं। और एक जगह अगर 50-60 से 100 या 150 लोग एकदम इन्फेक्ट हो गए, तो वो आगे जाके मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होने से एकदम केसेस बढ़ सकते हैं और एक स्पाइक आ सकता है। हमें अगर ये सब इकट्ठे मिलकर हम ये काम करें, तो हमारा जो ये वेव है ये आगे नहीं आएगा और केसेस अगले 3 महीने में कम होते रहेंगे। All right, Dr. Paul, another aspect of the fight against the pandemic was, India not only setting an example for the world to follow on the home front, but also it ended up giving medical supplies, medical aid to other countries as well, which was in fact appreciated by the international community as well. On multiple forums, there were words of appreciation for how the country not only fared on the home ground, but also it reached out to the other countries in distress. What is your take on that? And also, at first, let's talk about this. What is your take on that first? Well, as I indicated to you, that we have technologies, we have pharmaceuticals, which are beyond our current needs, and therefore they are available for the world. And the Prime Minister has already highlighted the fact that our scientific response, our product lines are for the world, including the vaccines. And therefore, yes, indeed, there are diagnostics, for example, are available for other nations to use. And we have in the past handed over drugs in the early phases to several countries. Almost 100 countries received drugs from us. There is no doubt that our contribution to global pandemic control is a great responsibility that the nation takes very, very seriously, and people appreciate this. Now, for example, we have committed on behalf of the country that there is a global facility for vaccine stockpile called COVAX facility. Now, this facility is anchored by the World Health Organization, and this facility is aimed at pooling the vaccines from various sources and then making it available for other countries in an equitable way. So it is like a central global stockpile for all. India is contributing to this in a very significant way, both for diagnostic and also for vaccine. One of our leading companies has already pledged almost 200 million doses into this facility, which will be then used for supplying it to other countries, particularly the poor countries and low and middle income countries who depend on outside supplies for this kind of a technology. And same applies to our diagnostics. They are available for the world to use. And not only this, we are now looking at creating a digital platform for vaccine delivery at the last mile and into the community uptake of the vaccine program once the vaccine comes. For such a vaccine related program, there will be a massive need for mobilizing resources. And this is not successful today without the IT backbone, because we want to know where the vaccines are, how the vaccination booths have to be set up, how vaccination sessions have to be set up in various areas, in urban areas, in rural areas, far-flung areas. So all that will be carried out using a digital platform, which is our strength. And the Prime Minister has assured that this digital platform, once ready, and it will be ready very soon, will be also available to other countries. And they can do their adaptation. It will be flexible, it will be resilient, and such a vaccine platform will be a platform others
will be finding it extremely useful. Other countries can use it. They don't have to build their own. They don't have to buy it. It will be offered to the world. It's like a global public good. So and of course, vaccines, when they become available, are available for other countries eventually as well. So our whole approach has been based on the dictum of Vasudhaiva Kutumbakam, that one world and one family as a Ji. world. And therefore, yes, our Atmanirbhar Bharat is not only for India, but it is also for the world. पॉल साहब, इसी बात पर आपसे सवाल है कि जिस तरह से हमने चुनावों की प्रक्रिया को पूर्ण तरीके से डिजिटल किया है, ये जो हम वैक्सीन के वितरण की प्रणाली के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं जिस तरह से आप कह रहे हैं काफ़ी डिजिटल होगा कि जब वैक्सीन मिलेगी तो आपके पास SMS आएगा, डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और किस तरह से ख़ास तौर पर जो बूथ्स लगाए जाएंगे, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसके लिए एक मैसिव मैनफोर्स की भी ज़रूरत होगी, उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी, ये भी काफ़ी अहम है। प्रशिक्षित जो लोग हैं वही इस कार्य को कर पाएंगे। इसके बारे में भी हम बहुत लकी हैं, फॉर्चुनेट हैं कि वैक्सीन लगाने वाले इस देश में कम नहीं हैं। वैक्सीन को लगाने की ट्रेनिंग देने का भी हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल हैं। हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर में हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर ने अपनी भूमिका अदा करने के लिए पूरा योगदान करने का प्रॉमिस किया है। तो इन चीज़ों को स्किल डेवलपमेंट करने की अगर ज़रूरत पड़ेगी वैक्सीनेटर्स के लिए या ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, उसके साधन भी हमारे देश में मौजूद हैं, लोग भी मौजूद हैं। तो ये भी एक बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि ये सब हम करके दिखा सकते हैं। और जैसे आप बता रहे हैं कि यस, एक बड़ा सिस्टमैटिक प्रोसेस होगा। हालांकि यह इतना बड़ा कार्यक्रम होगा जो कि इस धरती पर आज तक कभी नहीं हुआ। वर्ल्ड्स बिगेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होगा, क्योंकि हमने अडल्ट पॉपुलेशन को लेना है, बड़ों को लेना है। अभी तक हम सिर्फ बच्चों को लेते थे, और गिवन द साइज ऑफ आवर कंट्री, इतना बड़ा कार्यक्रम कभी इस हिस्ट्री में, इस दुनिया में नहीं हुआ है। लेकिन जो उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं कि एक्टिविटीज़ के ऊपर, वैक्सीन को कोल्ड चेन में आगे ले जाकर डिस्ट्रीब्यूशन का, उसका इतना हमारे पास एक्सपीरियंस उपलब्ध है। और उसके अलावा जो हमारी IT की स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़बरदस्त है कि हम उसको इस्तेमाल करते हुए घर घर में और हर गांव में पहुंचेंगे। और ग्रास रूट लेवल पर हमारी आशा वर्कर्स हैं हर गांव में, आंगनवाड़ी वर्कर है हर गांव में, हमारी ANMs का जाल बिछा हुआ है, हमारा शहरों में प्राइवेट सेक्टर की पूरे जमाव है और उनको भी साथ लेके चला जाएगा। तो हमें लगता है कि ये एफर्ट बड़ा है, मुश्किल है, चैलेंज है, लेकिन उसको निभाने की क्षमता हमारे देश में है और एक्सपीरियंस भी है। हमारे पास साइंस भी है, हमारे पास एक्सपीरियंस भी है, और हमारे पास वो एक विल जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव विल है, वो भी है। सब स्टेट गवर्नमेंट्स इसमें जुड़ेंगे और उसका डिलीवरी होगा, स्मूथ होगा। और जैसे आपने बात कही कि इलेक्शन करोड़ों मतदाताओं को लेके होते हैं, स्मूथ तरीके से होते हैं, दुनिया में एक अलग मिसाल है। वो एक्सपीरियंस भी हमें बहुत हैंडी आएगा और हमारे काम आएगा, और उसको भी, उसकी रूपरेखा को देखते हुए इस कार्य को कार्यान्वित किया जाएगा। All right, Dr. Guleria, it will be like almost an year when the virus struck China, and we can say that the virus caught the world unaware, unprepared, but almost 1 year into the fight against the pandemic worldwide. What is your reading for the days ahead, for the months ahead? There is an inhibition that we might will have to live with the virus, because this is not to go back, or to end soon for that matter, until and unless a vaccine is found. So still work is on, work is in progress when we talk of the vaccine, but then what is your reading of the days ahead? So vaccine definitely will be there in the market in the very near future. But I think this pandemic has changed us in many ways, and it will change our life and the way we live in the coming years. A lot of preventive measures will become now routine practice, which is very good. Which will help not only as far as COVID-19 is concerned, but various other infections. So things like wearing a mask when going out, being careful about avoiding crowds, hand sanitizer or washing your hands when you come home to prevent infection will also help in preventing other infections also. But I think the basic issues of preventive health, which are important, will continue for many years to come, and people will therefore realize that these are important measures
to prevent not only pandemics and outbreaks, but other respiratory infections or even infections like tuberculosis. And therefore, there will be a change in our lifestyles. We will have a new normal as far as living is concerned. We've realized a lot of new things during the pandemic, the importance of, let's say, telehealth and telemedicine. A lot of that has come into medicine itself, and a lot of technology has come into health in various ways. And even the way education has now progressed has become very different from what it was in the past. So our life will be different for the next few years, I'm sure. But gradually, over a period of time, the pandemic will be over, and we will actually come back to a near normal situation, but with changes both in our health sector and in the way that we will actually be living life in the future. और अगर हम एक और रिकवरी की बात करें डॉक्टर गुलेरिया, वो हमने देखी लोगों की जो प्रतिरोधक क्षमता है हमने उसमें भी बढ़ोतरी देखी, चाहे हम उन तमाम इनिशिएटिव्स की बात की करें जो आयुष मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किए गए, या लोगों की सजगता की अगर बात की जाए। लेकिन क्या आप मानते हैं कि जो प्रतिरोधक क्षमता है उसमें बढ़ोतरी की वजह से भी हम मान सकते हैं कि रिकवरी रेट जो है उसमें हम एक इंक्रीमेंट देख रहे हैं? तो ये बात सही है कि कई दफ़ा पहले हम अपनी हेल्थ के बारे में इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे जो आपने देना शुरू किया है। कई दफ़ा हम अपनी हेल्थ को टेकन फॉर ग्रांटेड करते थे और हम और चीज़ों पे ज़्यादा सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंस देते थे, चाहे वो अपना काम हो, चाहे और चीज़ें हों। और जो हेल्थ या सेहत के लिए चीज़ें हैं, जैसे चाहे हम योगा की बात करें, रेगुलर एक्सरसाइज की बात करें, खान पान की बात करें, उस पर हमने इतना कभी ध्यान नहीं दिया। और उसके कारण हमारे कई जो बीमारियां हैं, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस, वो बढ़ी हैं। चाहे हम डायबिटीज की बात करें, हाइपरटेंशन की बात करें, ओबेसिटी की बात करें, और उसके कारण इम्यूनिटी पे भी असर पड़ा है। तो ये सारा जो हमारे थॉट प्रोसेस है, इस पैंडेमिक ने चेंज किया है कि हम अपनी सेहत के बारे में ज़्यादा सोचें, प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचें, अपने खाने पे ज़्यादा ध्यान दें। जो चीज़ें हम कई सदियों से हमें पता है कि ये हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव कर सकती हैं, आयुर्वेद ने जो दिखाया है कि ये हेल्प करती हैं, उन पे ज़्यादा फोकस हुआ। वो कई लोगों ने अब उसका बेनिफिट देखा है। योगा की बात करें तो कई लोगों ने अब ये योगा जो हम कई दफ़ा मतलब इतने सीरियसली नहीं करते थे, लोगों ने वो रेगुलरली करना शुरू किया है, जिससे उनकी इम्यूनिटी पे फ़र्क पड़ा है और ओवरऑल इससे हमारे रिकवरी में भी फ़र्क पड़ा है। पर मेरा ये मानना है कि ओवरऑल जनरल हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ा है। कई लोगों का ये मानना है कि इस पैंडेमिक के कारण, क्योंकि हेल्थ पे ज़्यादा फोकस हुआ है, कई जो और बीमारियां हैं जो नॉन कोविड रिलेटेड हैं, उनपे कंट्रोल बेटर हुआ है। चाहे हार्ट रिलेटेड डिजीज़ की हम बात करें, चाहे हाइपरटेंशन की बात करें, चाहे डायबिटीज़ की, उनमें भी जनरल कंट्रोल बेटर हुआ है क्योंकि लोगों ने अपनी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है। All right, so that was, we can say that was the silver lining in the dark cloud. But then, Dr. Paul, we're talking of the fight against COVID-19 on the medical front, but the other aspect of this fight was bringing back the economy on track. A number of measures have been put in by the government. We've talked of Atmanirbharta, we've talked of Atmanirbhar packages which have been put forth by the government during the lockdown periods to help the people in need, the poor people in need. Also, recently we've seen that Moody's has said that the growth rate has somewhat shown positivity, optimism in the growth target for next year. What is your reading of the days ahead? It is indeed a Herculean task up the sleeves of the government to bring back the economy on track. What is your take on that? Well, economy has been dented by this virus globally, and our country also unfortunately had to bear the brunt of this in order to save lives, in order to respond to such a huge challenge and calamity. But I think there are clear signs of economy picking up, clear signs of growth picking up, and clear vibrance in many sectors that is now visible. If you go by the purchasing that has now been stimulated and has picked up, there are very impressive signs that recovery is out there, and the recovery will be stable, will be faster, and there shall be acceleration. And that brings us to also the strategic support that the government has given through the stimulus for various sectors, which the announcements have been made repeatedly
And we have been doing that in a very systematic manner. We are also proud that a part of that stimulus is also to build our capacity for pharmaceuticals, capacity for vaccine development, and also as part of Atmanirbharta, a long-term and medium-term strengthening of the health system. But I think it is very important that we create the right balance between economy going on and also the disease being under control. This is a challenge that is something that we must be mindful of. We cannot allow things to go out of hand. If the situation in terms of pandemic, new cases and mortality, suppose it goes out of hand, then there will be an effect on economy, whether we have any restrictive measures or not. It affects lives, then it affects economy in general. So we must be making sure that we allow economy to continue to open up and improve, livelihoods to be stable, industry to function, commerce to function, but then also make sure that the pandemic does not go out of control. Now, how do you get this balance right? You get this balance right by first and foremost our own behavior, that we make sure that we follow the rules of the game. We follow the rules of the game in terms of mask wearing, avoiding crowded places, using Ayurveda products to boost our immunity, Chyawanprash and Haldi, making sure that we don't get into large groups and so on. Now, only then can the livelihoods go on. If this is not a good response and we lose grip on the pandemic, then economy is bound to be hurt. So these are the two sides of the same coin. And responsibility, therefore, lies in making sure that as a society, we have enough resolve and sanyam to make sure that both the wheels of the nation continue to function. And we must also remember that there is a responsibility for us to control pandemic by isolating the cases who are positive, so that they are looked after for their clinical needs, whether at home, and if they are more sick, to be mobilized to a hospital through an ambulance. But also, there is a second responsibility, which is again a citizen's responsibility as well, that if there are known contacts of a particular case, they must be in quarantine for at least a week, after which a test should be done. I think this is something which should be also seen as a responsibility of people, not just responsibility of the health and pandemic control people. Let me repeat what I'm saying. There is a positive case, and now you know by talking to this individual that he came in contact with, let's say, 20 people in 2 days before the symptoms appear, and till the time that you got this person isolated. So during that period of time, which is 2 to 4 to 5 days, other people must have come in contact. Now, if I have come in contact with such a person, it is my duty that I stay at home, that I make sure that I don't mingle with other people, and if, God forbid, if I am positive, I don't spread the infection. Because if I'm a contact, there is a possibility that I may have contracted infection from this person. And it is my responsibility, I quarantine myself, I stay at home, I don't spread the disease, God forbid, if I have, whatever chance it may be, 10%, 5%, 20%, I should do that and get my test done after 7th day or so, as per the ICMR protocol. If I am negative, I join the mainstream, I go back to work. This is a responsibility which we have to be also, delivering as a responsibility for your own self, as well as for the society. It should be voluntary. It should also be enforced by the system, by the state governments on. But above all, this is the way we can reduce the spread of infection. This is the way we can suppress the chains of transmission and lower the intensity of the pandemic. I urge that the responsibility of those who have come in contact with positive cases is profound, and this should be known to people, and this word should be spread, that not only when you are positive, you are isolated in a different way because you already have a disease, but also if you are a contact of a positive case, you please stay home
and protect other members of the family, particularly the Elderly. old people. Yes. But also protect your co-worker in the office, जी. your co-traveler in the bus, person with whom you may come in contact on the roadside. This responsibility should also be borne in mind, and this should be seen as the charter of बिल्कुल responsibility. बिल्कुल डॉक्टर and पॉल, routine अगर हम of all of us. बिल्कुल सामाजिक दायित्व जो है, और ख़ास तौर पर अगर हम खुद जानते हैं कि हम किसी संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हैं, तो ये सबसे बड़ा दायित्व हमारा है कि हम इसकी सूचना दें। इसी से जुड़ा हुआ सवाल मेरा डॉक्टर गुलेरिया आपसे यही है कि जब हम दायित्व की बात करते हैं, क्या आपने इतने समय में चेंज ऑफ माइंडसेट लोगों का देखा? क्योंकि हम टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रेसिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो वहीं से शुरू होती है अगर हम खुद इसकी जानकारी दें। वो कितना अहम है, और साथ ही साथ जो रोल ऑफ सोशल मीडिया रहा इस पूरी, हम कह सकते हैं, जंग में, और अभी भी जंग जारी है, वो कितना अहम हो जाता है इस तरह की जानकारियों को आगे लाने में? तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि हमारा जो बिहेवियर है वो ही ये आगे डिसाइड करेगा कि ये पैंडेमिक हमारे देश में कैसा बिहेव करेगा। और अगर हम ये देखें कि पहले शुरुआत के दिनों में जब कोविड पहले भारत में आया और जब लॉकडाउन हुआ, जब पैंडेमिक शुरू हुआ था, तो लोगों में बहुत डर था। लोगों में इतना डर था कि अगर आप देखें तो बाहर भी ट्रैफिक कम था, मार्केट्स में भी बहुत गिने चुने लोग थे जिनको जो सामान ज़रूरी था वही ले रहे थे, और सब लोग मास्क लगा रहे थे, चाहे वो पार्क में हो चाहे और कहीं पे हो। आस्ता आस्ता वो डर जो है वो कम हुआ है, और ये जो हम अब की सिचुएशन देख रहे हैं उसमें क्योंकि हमारी रिकवरी रेट ज़्यादा है, और क्योंकि हमें, और कुछ लोग ये समझते हैं क्योंकि यंगर एज ग्रुप में इतनी सीवियर डिजीज़ नहीं होती, तो कई लोगों का ये अब सोच आ गई है कि मुझे अगर कोविड हुआ तो मुझे माइल्ड डिजीज़ होगी और इसलिए मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं, रिकवरी रेट इतना अच्छा है। लेकिन वो ये समझते नहीं है कि ये बीमारी जो है ये कई यंगर में भी मोर्टेलिटी करती है। हमने देखा है कि यंगर एज ग्रुप में भी कई लोगों की डेथ हुई है, और कई दफ़ा उनके लंग्स में या हार्ट में इतना डैमेज कर जाती है कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ये एक वायरस है जिसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो एक माइंडसेट जो है वो कई लोगों में चेंज हुआ है पिछले कुछ महीनों में। उसके कारण लोग पूरी तरह से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं कर रहे। कई लोग जो हैं उनको अगर आप कहें कि अगर आप कोई ये लक्षण है आप टेस्ट कराएं, तो टेस्ट कराने के लिए आगे नहीं आ रहे। टेस्ट जो है वो वॉलंटरी है। अगर आपके पास सिम्टम है आप आके टेस्ट कराएंगे। अगर आप अपने सिम्टम ही छुपाएंगे और टेस्ट नहीं कराएंगे तो केसेस बढ़ेंगे, और आप अपने ही आसपास के लोगों में केसेस बढ़ाएंगे, चाहे वो आपके परिवार वाले हों, आपके ऑफिस वाले हों, या आपके नेबरहुड वाले लोग हों। तो आप अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें तो ये अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अगर आपको कोई भी कोविड जैसे लक्षण हो तो इमीडिएटली अपने टेस्ट कराएं, अपने आप को क्वारंटाइन या आइसोलेट करें। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें समझनी चाहिए, और ये एक जो सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कुछ हद तक कम हो रही है, और इसीलिए ये डर है कि अगर ये कम हो गई तो एकदम सर्दी के मौसम में जो वायरल इन्फेक्शन है, कोविड इन्फेक्शन है, वो फैल सकता है, और ये एक सॉर्ट ऑफ घबराने वाली सिचुएशन है, क्योंकि फिर केसेस बढ़ेंगे, हॉस्पिटल एडमिशंस बढ़ेगी, और वो फिर एक सिचुएशन जो आएगी वो बिल्कुल तो अच्छी नहीं सामाजिक होगी। दायित्व बहुत ज़रूरी है। और वहीं अगर मैं डॉक्टर गुलेरिया इस बात पर भी आऊँ कि तमाम जो मंच हैं, या हम कह सकते हैं जो मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं, प्रधानमंत्री खुद आह्वान करते हैं कि आप मास्क पहनिए, बिना मास्क पहने कहीं मत जाइए, खासतौर पर त्योहारी मौसम है। ऐसे में अगर मैं आरोग्य सेतु ऐप की भी बात करूं, जो एक गेम चेंजर साबित हुआ है खासतौर पर कोविड-19 की इस लड़ाई को जीतने की अगर हम बात करें, कितना अहम आप मानते हैं? क्योंकि कोविड-19 से लड़ने के लिए आरोग्य सेतु ऐप ने अपना जो रोल अदा किया है, जो खासतौर पर लोग वापस काम पर जाने लगे, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हैं, मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, काफ़ी अहम आरोग्य सेतु ऐप। बहुत अहम है, और ये मैं ये कहूँगा कि सब लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना चाहिए, उसको ऑन रखना चाहिए, और उसके इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि आज की एज में अगर हम टेक्नोलॉजी को नहीं यूज़ करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं लेंगे तो हम फिर कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। और चाहे ऑफिस की बात करें, घर की बात करें, ट्रैवल करने की बात करें, तो ये जो ऐप है आरोग्य सेतु, ये हमें एकदम इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि हम कितने रिस्क पे हैं, हमारे आसपास किसी को इन्फेक्शन तो नहीं है, हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए ये एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जो बहुत हेल्पफुल है, और इसको भी एक ये हमारे लड़ाई में बहुत कामयाब हुई है,
और ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस सब लोग इसको यूज़ करें और इसको डाउनलोड करके इसकी मदद लें। All right, Dr. Guleria, also in the recent past, we've seen repeated warnings coming in from the WHO about how the crisis will further deepen, and it is not the time to sit back. And WHO had in fact talked of how there could be shortages of hospital beds, or the medical facilities. The hospitals could not be well equipped to to tackle the next wave of the virus when we compare it to the first wave. What is your reading of that? Where are we standing when we talk of the availability, or for that matter the well equipped hospitals are? So I think a lot of work has been done on this over the last few months, and as far as healthcare facilities are concerned, based on our need and estimates and based on the projections that we may have in the coming months. So when it comes to various areas, there have been more hospitals that have been created, more oxygen points, more ventilators or ICUs, and even in areas where it's felt that the load may be huge because the numbers is large, field hospitals have been created. And we know that even in Delhi, we have a large 1,000 bedded hospital which was created in a very short span of time. This has been done in other cities also, including Mumbai and also in Patna. And therefore, the capacity has been increased tremendously. And there is still work going on to see as the pandemic progresses and changes its pattern and let's say area that it's showing an increase, we also then start working on that. So it's a work that has to continue, because remember, the pandemic will move in different ways in our country. We had large cities which showed a huge increase in number of cases like Mumbai, Delhi. It came down in certain cities. Now again there is a rise, and it's also started going on to other smaller towns. So as the pandemic evolves, the healthcare facilities have to be ready for taking any increase in number of cases. But I think the important issue is to look at it as a dual policy. We increase our healthcare facilities, but we also try and decrease the number of cases, because they are directly related. If the number of cases are less, proportionally the number of cases requiring hospitalization will be less. Therefore, that strategy of people having COVID appropriate behavior, coming out for testing, isolating themselves is very important, because indirectly that will also decrease the number of cases that are required to be admitted. And at the same time, we have to work aggressively, whether it's the government sector or the private sector, to keep the beds ready and to have enough beds for any surge that may happen in a given area. All right, we're talking of the days ahead when we, days ahead when we talk of the pandemic. Dr. Paul, your reading of, again, what is the road ahead, bringing back the economy on track? How long do we expect the normalcy to come back when we talk of the economy? The normalcy to economy is dependent on the control of pandemic. If situation with regard to pandemic goes out of control, economy will be hurt, livelihoods will be hurt, and therefore it is a responsibility that we as citizens, we as government, we as society continue to make huge effort to keep the pandemic in control, as we have in general been successful in doing so. Having said that, I think one aspect which needs to be stated today in the context of social responsibility that you're talking about, and citizen responsibility and pandemic control, is this notion of having parties and having large gatherings. I think this is totally superfluous, totally unwanted. I mean, just because there is a permission by a government, by the state government, that you can have a gathering of a certain size for wedding and so on, it doesn't mean it has to happen. All this can wait. This can wait. Why do we have to have large marriage parties happening and marriage-related gatherings happening? This pension for having fun and gala time. No, that time has not come. Please, this is a very, very serious matter, and young people must also be cautious and responsible to the fact that they carry the infection to their homes. Yes. And there are other people, there are old people, and in any case, it is a larger pool of infection floating around in the community. Staying informed. Suffering will come.
You know, the risk of mortality overall, even if we say it is 1.47%, and it's reassuring, that is as a nation. But there is excessive mortality in old people, and in our country, diabetes is so common, and it is such a big risk factor of death. I think the word death should be used to put some fear into जी. the minds of all of us. It is very important that you know, 80% of all the deaths happen बिल्कुल. above 50 years of old. Patients who are 50 years and more are the Right. ones बिल्कुल. who take the quota of 80% of deaths. जी. So I think it is a responsibility that we continue to maintain our full effort on all fronts. बिल्कुल. Our behavior, our you know, immunity boosting effort through Ayurveda, our pandemic control by way of testing and tracing and tracking and isolation, quarantining, containment, जी. our readiness in the hospitals and in ambulances, our care in those who are at home, and also Yes. making sure बिल्कुल डॉक्टर पॉल, that we खास तौर पर जी gradually move in the direction of a vaccine when the time comes. जी बिल्कुल, सामाजिक दायित्व के साथ सजगता, सतर्कता और सहभागिता के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो ये जंग हम लड़ रहे हैं वो काफ़ी अहम है। और तमाम जो कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनका जो अथक परिश्रम है उसके लिए लगातार हम सभी प्रोफेशनल्स जो हैं उनको सलाम करते हैं। समय कम है, ये इस तरह के मुद्दे पर लंबी चर्चा हो सकती है डॉक्टर पॉल, लेकिन फिलहाल के लिए आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार इस मन से साझा किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर गुलेरिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लगातार इन शोज़ पर जुड़ते हैं और अपने जो महत्वपूर्ण विचार हैं वो साझा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए। Thank you, both of you. All right, so when we talk of the fight against the pandemic, and we're talking of self-reliance, Atmanirbharta during these times of crisis, remember, it is not the time to sit back, and it is not the time for laxity, and self-awareness, being informed yourself, and you know, acting responsibly is the crux of the situation. And also, with this, we also request our viewers to be part of the campaign which we're running on DD India and DD News for quite some time now, Mask Up India initiative. It's just a simple task: wear a mask, but wear it correctly and properly, and that is the best way to protect yourself बिल्कुल. and people around you from बिल्कुल, तो COVID-19. कोरोना को अगर हराना है तो मास्क ज़रूर लगाना है। और ख़ास तौर पर त्योहारी मौसम है, आगे सर्दी आ रही है, तो जब भी आप घर से बाहर निकले तो आप मास्क ज़रूर पहन कर निकलें, अपने हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपको अपने दिनचर्या में ऐसे शामिल कर लेना है जिस तरह से आप हर रोज़ खाना खाते हैं। Yes, और it ये has to be the new normal. बिल्कुल, ये आपके लिए बहुत अहम है। और इस मंच के माध्यम से लगातार हम इसी मुहिम को लेकर आह्वान करते हैं, करते रहेंगे। और फिलहाल आत्मनिर्भर भारत में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी फिर एक नए मुद्दे के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। Namaskar.